हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा उन्नति क्लासेज एंड लाइब्रेरी सेंटर मंडावर के एजुसाइंस ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के कौशल, जो कि रीट का पहला टॉपिक है। भाषा शिक्षण के कौशल के बारे में पहली महत्वपूर्ण पंक्ति है कौशल भाषा शिक्षणस्य क्रियात्मक पक्षः। कौशल जो है वो भाषा शिक्षण का क्रियात्मक पक्ष है। अब प्रश्न आ सकता है कौशलम अस्ति संज्ञानात्मक पक्षः, व्यावहारिक पक्षः, मनोवैज्ञानिक पक्षः और एक आएगा क्रियात्मक पक्षः। तो आपको उत्तर लिखना है क्रियात्मक पक्षः। कौशल और शिक्षण दोनों ही क्रियात्मक पक्ष के अंदर आते हैं। देखिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के कौशल। तो भाषा शिक्षणस्य चत्वारि कौशलानि सन्ति। भाषा शिक्षण के 4 महत्वपूर्ण कौशल है, जिनका सही क्रम हम देखेंगे। पहला कौशल श्रवणम, दूसरा भाषणम, तीसरा पठनम और चतुर्थ है लेखनम। देखिए साहब, ये हमारे 4 कौशल हैं। इंग्लिश में अगर मैं इनके नाम लिखूं तो श्रवणम, लिसन, भाषणम, स्पीक, पठनम, रीड, लेखनम, राइट। इनको आपको क्रम से याद रखना है। अब क्रम से याद रखने के लिए आप संक्षिप्त रूप में याद रखेंगे L, S, R, W। यहां L का मतलब है लिसन, S का मतलब है स्पीक, R का मतलब है रीड और W का मतलब है राइट। तो जब भी आपको कौशलों का क्रम याद रखना हो तो आप याद रखेंगे LSRW। LSRW, LSRW श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। इस तरह से कौशलों के ये चार जो हैं सही रूप हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, इन कौशलों का सही क्रम बताने वाले एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है फ्रॉबेल। क्या नाम है? फ्रॉबेल। हम जो कौशलों का सही क्रम आज पढ़ते हैं या आज के समय पर जो शिक्षा शास्त्री सर्वमान्य करते हैं वो फ्रॉबेल के मत को मान्य करते हैं। उनके अनुसार कौशलों का क्रम ये होगा, सबसे पहले श्रवण आएगा, फिर भाषण आएगा, फिर पठन आएगा और उसके बाद में लेखन आएगा। तो ये किसने कहा? फ्रॉबेल ने कहा। दोस्तों, फ्रॉबेल के बाद में एक और शिक्षा शास्त्री आई जिनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी फ्रॉबेल के मत से कुछ अलग सोचती हैं। उनका मानना है कि तीसरे स्थान पर लेखन होता है और लेखन के बाद चतुर्थ स्थान पर पठन होता है। अर्थात फ्रॉबेल ने जो कहा उसमें थोड़ा परिवर्तन समझती हैं कौन? मारिया मॉन्टेसरी। उनका कहना है तीसरे नंबर पर लेखन आता है और चौथे नंबर पर पठन आएगा। तो इस तरह से मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार कौशलों का जो सही क्रम है वो क्या होगा? पहले श्रवण, उसके बाद में भाषण, भाषण के बाद में लेखन और लेखन के बाद में पठन। जबकि फ्रॉबेल क्या कहते हैं? श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। देखिए, परीक्षाओं में कभी ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया कि मॉन्टेसरी के अनुसार या फ्रॉबेल के अनुसार कौशलों का सही क्रम क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं,
एक बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया कि कौशलों का सही क्रम क्या है, और कौशलों के सही क्रम में फ्रॉबेल वाला मत नहीं था। उसमें एक सारे ऑप्शन जो थे वो बिल्कुल ही गलत थे, लेकिन एक सटीक ऑप्शन था वहां श्रवण, भाषण, लेखन और पठन, और यही सही माना गया। वहां ये तो नहीं लिखा गया कि ये मॉन्टेसरी ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लिखने वाले की ये सोच रही होगी कि ये मॉन्टेसरी का मत दे देते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान रीट या आरटेट जब भी कोई, या सेकंड ग्रेड में जब भी कोई क्वेश्चन आया है तो हमारे यहाँ फ्रॉबेल का ही आया है। इसलिए आप लोग सबसे प्रामाणिक कौन सा मानेंगे? फ्रॉबेल के मत को मानेंगे, और आज सभी शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल के मत को ही प्रामाणिक मानते हैं। तो ये हमारे 4 कौशलों के नाम हैं जिनका क्रम आपको याद रखना है। दोस्तों, अब हम कौशलों का सामान्य परिचय देखेंगे। कौशलों के बारे में इस सारणी से हम इनका परिचय देखेंगे। इस सारणी को आप ध्यान से देखिए, इसमें कौशलों के नाम हैं और दूसरे स्थान पर लिखे हुए हैं प्रमुख उद्देश्य, और तीसरा है संबद्धता। सबसे पहला कौशल हमारा है श्रवणम। श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य, देखिए प्रत्येक कौशल का अपना एक प्रमुख उद्देश्य है, और वो कौशल तभी सार्थक होगा जब आप उसके प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात पहला है श्रवणम। अब श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण का उद्देश्य क्या है? तो श्रवण का प्रमुख उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। हमने पढ़ा था कि भाषा का प्रमुख प्रयोजन जो है वो विचारों का आदान प्रदान करना है, या तो ग्रहण करना है या अभिव्यक्त करना है। इसी को हम विचार विनिमय कहते हैं। तो यहाँ ग्रहण की बात होगी, या कौशलों में किसकी बात होगी? अभिव्यक्ति की बात होगी। देख लीजिए, ग्रहण, अभिव्यक्ति, ग्रहण, अभिव्यक्ति। तो यहां पर श्रवण का प्रमुख उद्देश्य हुआ श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। मतलब सुनना तभी सार्थक है जब आप सुनकर के उसका अर्थ समझ पाते हो। यदि किसी ने कुछ बोला तो आपने सुना, और सुनकर के आपको कुछ समझ आया तो आप उसका अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दे देंगे। और मान लीजिए किसी ने कुछ कहा और आप कहते हो क्या कहा, इसका मतलब आपने सुना नहीं, और आपने सुना नहीं तो आपको उसको अर्थ समझ में नहीं आया, तो फिर श्रवण व्यर्थ है, श्रवण निरर्थक है। श्रवण को सार्थक बनाने के लिए सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करना जरूरी है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए श्रवणम इत्यस्य प्रमुखोद्देश्यम किम अस्ति, तो श्रवण का प्रमुख उद्देश्य आपको याद रखना है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। ये याद रखें, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में या रीट के एग्जाम में या किसी भी टेट के एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, जहां भी टेट के एग्जाम होते हैं, प्रमुख उद्देश्य का एक क्वेश्चन आ सकता है। श्रवण के बाद दूसरा हमारा जो कौशल है वो है भाषण। देखिए, अगर श्रवण होगा तो भाषण होगा, और अगर श्रवण नहीं है तो भाषण भी नहीं है। अर्थात अगर आप सुनोगे तो आप बोल पाओगे, और आप सुनोगे नहीं तो आप बोल भी नहीं सकते। कहते हैं कि जन्म से बहरा व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि जब अंदर सुनने से जो संस्कार अंदर गया ही नहीं है तो फिर बाहर क्या आएगा, तो नहीं बोल पाएगा। इसलिए कहते हैं श्रवण आधार है किसका? भाषण का। भाषण आधार है पढ़ने का, और पठन आधार है लेखन का। परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखिए, श्रवण का प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ? श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। इसी तरह भाषण, भाषण का अर्थ क्या होगा, या भाषण का उद्देश्य क्या होगा? तो भाषण का उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति, अर्थात मुख के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने विचारों को प्रेषित करना, प्रस्तुत करना, प्रदर्शन करना। तो अपने भावों को, विचारों को मौखिक अभिव्यक्त करना। साक्षात्कार में क्या होता है?
मौखिक अभिव्यक्ति दी जाती है। इसलिए भाषण का प्रमुख उद्देश्य हुआ मौखिक अभिव्यक्ति। इसके बाद में आता है कौन सा? पठनम। पठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या केवल पढ़ना ही सार्थक होता है? नहीं। पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, या पढ़ने का मतलब लिखना नहीं है, पढ़ने का मतलब बोलना नहीं है। पढ़ने का मतलब है पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। पठित्वा अर्थ ग्रहणम। यदि आपने कुछ पढ़ा है और उसका अर्थ आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए पढ़ना सार्थक हुआ। और अगर आपने पढ़ा और आपको अर्थ समझ में नहीं आया तो मान लीजिए आपका पढ़ना बेकार है। तो इसलिए पठनम का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया? पठित्वा अर्थ ग्रहणम। इसी तरह लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वही अभिव्यक्ति। लेकिन कैसी अभिव्यक्ति? लिखित अभिव्यक्ति। लिखित्वा अभिव्यक्ति, यही प्रमुख लेखन का उद्देश्य है। कैसे? देखिए, अभिव्यक्ति दो प्रकार की बताई है, एक मौखिक अभिव्यक्ति और एक लिखित अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति भाषण के माध्यम से होती है और लिखित अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होगी? लेखन के माध्यम से होगी। एक बात और, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा पहला क्वेश्चन है श्रवण, जबकि हमारा अंतिम कौशल कौन सा है? लेखन। एक बार बड़ा सरल प्रश्न पूछ लिया गया, अंतिमम कौशलम अस्ति। अब बताइए, इससे सरल क्वेश्चन हो सकता है क्या? तो उत्तर क्या होगा? लेखनम। लेखन हमारा क्या होता है? अंतिम कौशल होता है। एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे, भाषायाः कठिनतमं कौशलम किमस्ति, या भाषा शिक्षणस्य कठिनतमं कौशलम किमस्ति। अर्थात भाषा शिक्षण का सबसे कठिन कौशल कौन सा है? तो साहब सबसे कठिन कौशल किसको मानोगे? लेखन को मानोगे। भाषा शिक्षण का कठिनतम कौशल लेखन है, और इसमें प्रतिबिंब का महत्व है, इसमें सिंबल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये प्रमुख उद्देश्य हुए। एक बार फिर से, श्रवण का प्रमुख उद्देश्य श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। भाषण का प्रमुख उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति, मुख द्वारा विचारों को व्यक्त करना। पठनम का प्रमुख उद्देश्य पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। और लेखनम का प्रमुख उद्देश्य लिखित्वा अभिव्यक्ति, लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करना। जब हम परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो षाण्मासिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, तो उन परीक्षाओं में हम प्रश्नों के उत्तर लिख करके देते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होती है, तो उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्नों के उत्तर लिखना किसके अंदर आएगा? लेखन के अंदर आएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है लिखित्वा अभिव्यक्ति। अब देखिए, यहां पर संबद्धता दी हुई है। देखिए, दो चीजें होती हैं कौशलों में यहां पर, एक तो होती है ध्वनि और दूसरा होती है लिपि। जो ध्वनि है वो भाषा का एक स्वरूप है और भाषा का एक स्वरूप है लिपि। ध्वनि का कोई भी स्वरूप नहीं होता, ध्वनि का कोई भी प्रतिबिंब नहीं होता, जबकि लिपि का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के तौर पर हिंदी क्या है? भाषा है। जबकि हिंदी भाषा है और उसकी लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जैसे मैंने बोला क, अभी आपने सुना ये क्या है? ध्वनि है। लेकिन जब मैं इसको इस तरह से लिख दूं क, तो ये यहां क्या कहलाएगी? लिपि होगी। देखिए, अगर मैंने ये लिख दिया तो आप कहोगे प्लस है, लेकिन मैं इसको ब्राह्मी में अगर जाऊं तो इसको भी क्या बोलूंगा? क बोलूंगा, क्योंकि ये वहां पर क्या है? ब्राह्मी की लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि में क इस तरह से लिखा जाता है, जबकि हमारी हिंदी और संस्कृत में कैसे लिखा जाता है? इस तरह का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो ये लिपि का स्वरूप है। जैसे आपको ए भाषा कौन सी है? इंग्लिश, जबकि ये लिपि कौन सी है? रोमन है। तो यहां पर या तो दो कौशलों का संबंध तो ध्वनि से है और दो कौशलों का संबंध यहां लिपि से है। देखिए, श्रवण का जब हम सुनते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल हमारे सामने ध्वनि उपस्थित होती है। इसका मतलब किससे संबंधित हुआ?
ध्वनि विज्ञान से संबंधित हुआ। भाषण में भी जब भाषण बोला जो भी कुछ बोला जाता है तो बोले जाते समय भी क्या होता है, ध्वनि का ही महत्व होता है, इसलिए वहां पर भी ध्वनि विज्ञान से संबंधित है भाषण भी। जबकि जब पढ़ा जाता है तो प्रतिबिंब का महत्व होता है, लिपि का महत्व होता है, इसलिए पठन का संबंध लिपि विज्ञान से है। इसी तरह लेखन का संबंध भी किससे होगा, लिपि विज्ञान से होगा। जब भी लिखते हैं तो हम प्रतिबिंब या सिंबल्स बनाते हैं, चाहे वो देवनागरी में हम लेखन करें, चाहे हम रोमन में लेखन करें, चाहे हम ब्राह्मी में करें, खरोष्टी में करें, मंदारिन में करें, किसी में भी हम क्या कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। जो भाषा जिसको आती है उन सब का एक अपनी अपनी क्या होती है, लिपि होती है लिखने की। तो साहब ये हमारे क्या हैं, चार कौशलों के प्रमुख उद्देश्य और कौन से कौशल का संबंध ध्वनियों से है और किन कौशलों का संबंध लिपियों से है। इस तरह से इस सारणी से हमें पता चला। दोस्तों यहां सारणी के अनुसार कुछ हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। देखिए सारणी के अनुसार अगर हम बात करें तो कौशल आपके पास सामने लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहण संबद्ध कौशल द्वयम्। देखिए विचारों को प्राप्त करने, विचारों को ग्रहण करने से संबंधित दो कौशल हैं और विचारों को अभिव्यक्त संबंधित कौशल भी कितने हैं, दो हैं। तो ग्रहण संबंधित कौशल कौन सा है, तो एक तो कौन सा हुआ, श्रवण। श्रवण में हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं और दूसरा है पठनम। देखिए ग्रहणम दो जगह ग्रहणम लिखा हुआ है, दोनों जगह अर्थ ग्रहण ही है। एक सुन करके किया और एक स्वयं ने पढ़ करके किया। तो दो ग्रहण संबंधित कौशल हैं, एक तो श्रवण और एक पठन। अब अभिव्यक्ति भी मैंने कहा कि दो प्रकार की होती है, या तो आप लिखित अभिव्यक्ति देंगे या आप बोल करके, जिसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, उस प्रकार से देंगे। तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी तो कौन सा होगा, भाषण, और या लिखित अभिव्यक्ति होगी तो लेखन। तो अभिव्यक्ति संबंधित दो कौशल हैं और ग्रहण संबंधित भी दो कौशल है। तो विचार विनिमय के ये कौशल हैं, जो चारों को हमने दो दो भागों में विभाजित कर दिया। अब यहां पर दो कौशल ऐसे हैं जो अमूर्त कौशल हैं, अमूर्त कौशल द्वयम्। और इसी तरह से मूर्त कौशल द्वयम्। अब अमूर्त क्या है, मूर्त क्या है। देखिए मूर्त और अमूर्त को आप हो सकता है जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए साहब, अमूर्त का मतलब है जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं होता, जो ध्वनि से संबंधित है। एक सुना है शब्द मूर्ति, तो मूर्त रूप वो होगा जो दिखाई देगा और अमूर्त वो होगा जो दिखाई नहीं देगा। तो जितने भी ध्वनियां हैं वो ध्वनियां आपको दिखाई नहीं देती। तो ध्वनि दिखाई नहीं देती, तो जब ध्वनि दिखाई नहीं दे तो वो अमूर्त है। वायु क्या है, किसी को दिखाई नहीं देती, अमूर्त है। आत्मा क्या है, अमूर्त है। किसी रस का आस्वाद जो होता है वो क्या होता है, अमूर्त होता है। इसीलिए अमूर्त वो जो दिखाई ना दे।
जिसका केवल हम चिंतन कर सकते हैं। और कैसा चिंतन? अमूर्त चिंतन कर सके। तो अमूर्त कौशल वो हुए जो ध्वनि से संबंधित हैं। देखिए, जब आप सुनते हो तो सुनते समय आपको कुछ दिखाई देता है क्या? कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण आपको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब श्रवण आपके लिए क्या है? अमूर्त कौशल होगा। श्रवण क्या होगा? अमूर्त कौशल। और उसी के ठीक नीचे भाषण भी क्या होगा? अमूर्त कौशल होगा। जब बोला जाता है तो बोलते समय भी कुछ दिखाई नहीं देता, केवल कानों से हम सुनते हैं। इसी तरह से जब मूर्त की बात करें तो जिनका लिपि से संबंधित हैं, जिनका कोई प्रतिबिंब होता है, वही आपके लिए क्या है? मूर्त कौशल है। तो जब पढ़ते हो तो प्रतिबिंब सामने होते हैं ना। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं इसको पढ़िए, तो लिखा हुआ है प्रमुखोद्देश्यम। कैसे? क्योंकि ये प्रतिबिंबात्मक स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं मूर्त कौशल वो हैं जिनका संबंध लिपि से है, जिनका कोई प्रतिबिंब होता हो, मूर्त रूप दिखाई देता हो। तो एक तो कौन सा हो गया? पठनम। और दूसरा कौन सा हो गया? लेखनम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मूर्त कौशल कौन से हैं और अमूर्त कौशल कौन से हैं। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों का एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा कि अमूर्त कौशल श्रवण और भाषण, और मूर्त कौशल पठन और लेखन। देखिए, आप इनको कंठस्थ नहीं कर सकते, आप इनको रट नहीं सकते। आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, ग्रहण क्या है, अभिव्यक्ति क्या है। इन चीजों के अर्थ आपको आने चाहिए। अगर इन शब्दों के अर्थ आपको आएंगे तो आसानी से ये हल होते चले जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान रखना, ग्रहण करना मतलब प्राप्त करना। उनसे संबंधित कौन से प्राप्त किससे करते हो? सुन करके प्राप्त करते हो या पढ़ करके प्राप्त करते हो। और अभिव्यक्त कैसे करते हो? अभिव्यक्त करते हो या तो मुख के द्वारा और या लिख करके अपनी बातों को। पत्र लेखन किसके अंदर आएगा? पत्र लेखन किसके अंदर आएगा? लेखन के अंदर ही आएगा। जबकि साक्षात्कार किसके अंदर आएगा? ये आएगा भाषण के अंतर्गत आएगा। तो ये अंतर आपको आना चाहिए। मूर्त कौशल कौन सा है? मूर्त कौशल कौन से? पठन भी है और लेखन भी है। जबकि अमूर्त कौशल कौन सा है? श्रवण है और भाषण है। इस तरह से ये दो महत्वपूर्ण बातें भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, दो महत्वपूर्ण पंक्तियां और आपको याद रखनी है। अब उनके बारे में मैं बात करूंगा। पहला है शब्द माध्यमेन अर्थः अन्विष्यते। और दूसरी बात है, उल्टा कर देंगे, अर्थ माध्यमेन शब्दः अन्विष्यते। इन दो प्रश्नों के अर्थ आपको याद रखने हैं या दो प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। देखिए, हम इनको हल करते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आप इसको कंठस्थ नहीं कर सकते। क्या है कि शब्द के माध्यम से अर्थ ढूंढा जाता है। दो कौशल ऐसे हैं जिनमें शब्द के माध्यम से अर्थ ढूंढा जाएगा, और दो कौशल ऐसे हैं जिसमें अर्थ के माध्यम से शब्द ढूंढा जाता है। अभी तक ये इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन चूंकि हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन जितने भी आएंगे, मैं कह रहा हूं ना, वो इर्द गिर्द इसी के घूमेंगे। अगर आपको श्रवण के बारे में जानकारी है, भाषण, पठन, लेखन, इनका अच्छी तरह आपने अध्ययन किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पढ़ेंगे। तो ये लिखा गया है, पहला, शब्द के माध्यम से अर्थ ढूंढा जाता है। आप थोड़ा चिंतन कीजिए कि कौन से कौशल में पहले शब्द आपके सामने आते हैं। वो कौन से कौशल हैं जिनमें पहले शब्द आपके सामने आते हैं
और फिर उसका आप अर्थ निकालते हो। तो देखिए, पहला है श्रवणम। जब आप कुछ सुनते हो तो सुनते समय आपके कानों में क्या जाएंगे? शब्द जाएंगे, और शब्द जैसे ही कान में जाएगा आपका दिमाग उसका एक अर्थ निकालेगा। उदाहरण के तौर पर मैं सरल बोल रहा हूं, गज आपके कानों में गया और आपके कानों में जाकर बुद्धि ने उसका क्या अर्थ निकाला? हाथी। तो इसका मतलब क्या हुआ? शब्द पहले आया, आपने सुना और सुन करके फिर अर्थ निकाला। तो श्रवणम में पहले क्या आएगा? शब्द आएगा, और उसके बाद में शब्द के माध्यम से सुन करके आप क्या निकालोगे? अर्थ। तो श्रवणम में पहले हम शब्द सुनते हैं और अर्थ बाद में निकालते हैं, तो अर्थ बाद में ढूंढते हैं किसका क्या अर्थ हो सकता है। इसी तरह से यहां ये पठनम, पढ़ने में भी क्या होता है? पठनम। पढ़ते हो तो पहले शब्द पढ़ते हो और पढ़ने के बाद में उसका अर्थ समझते हो, अर्थ ग्रहण करते हो। तो पठन की स्थिति भी क्या है? श्रवण की जैसी है। एक आपने सुन करके अर्थ ग्रहण किया और एक आपने अर्थ कैसे ग्रहण किया? आपने पढ़ करके अर्थ ग्रहण किया। सुनने में भी शब्द आपके सामने आया और पढ़ने में भी शब्द आपके सामने आया। तो पठनम में भी क्या होता है कि पहले शब्द आएगा और उसके माध्यम से हम अर्थ ढूंढते हैं। समझ में आ गया होगा? अब देखिए, उल्टा किया कि कई बार क्या होता है, अर्थ पहले आता है और अर्थ के माध्यम से हम एक उचित शब्द ढूंढते हैं। भाषण को देखिए, आप जब कुछ बोलना चाहते हैं तो मन ही मन अंदर क्या चल रहा होता है? अर्थ चल रहा होता है कि इस संदर्भ में बोलना है, इस अर्थ में बोलना है, इस अर्थ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करें। तो हम एक शब्द का चयन करते हैं और उसको मुख से बोल देते हैं। इसलिए अर्थ पहले चलता है और अर्थ के माध्यम से मुख से क्या सुना जाता है? शब्द सुना जाता है, मुख से शब्द बोला जाता है। तो पहला कौन सा है? भाषण। भाषण में क्या होगा? पहले अर्थ आएगा और अर्थ के माध्यम से फिर हम शब्द बोलेंगे। ऐसे ही क्या होता है? लेखन देख लीजिए। दूसरा इसका कौन सा होगा? लेखनम। लेखन में क्या होता है? कोई प्रश्न आया, जब आप परीक्षा देते हैं वार्षिक वगैरह स्कूल या कॉलेज में, तो एक प्रश्न लिखा होता है, आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके क्या करते हैं? फिर पढ़ने के बाद में आप उसका उत्तर लिखते हैं। तो लिखने से पहले उस प्रश्न का अर्थ आपके मन में चल रहा होता है। आप कोई श्लोक की व्याख्या करते हैं तो पहले श्लोक का शब्द पढ़ेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, तो शब्द अर्थ ऊपर आ गया। फिर लिखने की बारी आएगी तो क्या होगा? आपने शब्द लिखने से पहले मन में क्या चलेगा? अर्थ चलेगा कि इसका ये अर्थ होगा। फिर हम शब्द लिखेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। तो हम कहते हैं कि लेखन के माध्यम से भी क्या होता है? अंदर ही अंदर अर्थ चलता होता है, अंदर ही अंदर एक उत्तर चलता होता है और उस उत्तर को हम उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं। तो उत्तर जो अंदर चल रहा है वो अर्थ है, और उत्तर पुस्तिका में जो लिख रहे हो वो लिपि लिख रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? लेखन का कार्य कर रहे हो। तो लेखन बाद में आया, पहले उत्तर अंदर ही अंदर चल रहा होता है, अर्थ पहले आता है और लेखन बाद में होता है। तो इसलिए कहते हैं अर्थ के माध्यम से शब्द ढूंढा जाता है, वो भी दो कौशल हैं, और शब्द के माध्यम से अर्थ ढूंढा जाता है, ये भी दो कौशल है। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों, अब हम देखेंगे चारों कौशलों का परस्पर संबंध। संबंध में हम श्रवण का भाषण से संबंध और पठन का लेखन के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। देखिए कैसे। मान लीजिए ये हमारी बुद्धि है, इनपुट
आउटपुट। इनपुट अदा और आउटपुट प्रदा। देखिए सबसे पहला कौशल हमारा है श्रवण। श्रवणन को हम क्या मानेंगे? इनपुट मानेंगे, अदा। और ये इनपुट किसके अंदर जाएगा? बुद्धि के अंदर जाएगा। मतलब जब भी कुछ सुनते हैं तो कहाँ जाता है? बुद्धि के अंदर जाता है। तो इनपुट का काम कौन करेगा? श्रवण। और आउटपुट क्या होगा? अगर सुनोगे तो प्रदा क्या होगी? भाषणम या उच्चारणम, कुछ भी कह दीजिए। तो श्रवण आधार है किसका? भाषण का। सुनोगे तो आउटपुट क्या होगा? बोलेगा। इसी तरह से अगला जो इनपुट है वो है पठनम। पठन को इनपुट माना है। बुद्धि से निकल करके आउटपुट में क्या होगा? लेखन होगा। श्रवण इनपुट, पठन इनपुट, और इनके आउटपुट क्या होंगे? श्रवण का आउटपुट भाषणम और पठन का आउटपुट लेखन। अगर आप सुनोगे तो बोल पाओगे और आप पढ़ते रहोगे तो फिर लिखते रहोगे। तो ये भाषा शिक्षण में चलता रहता है और इनमें कुशलता प्राप्त करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। देखिए श्रवण, भाषण, पठन और लेखन बुद्धि के एक तो आधार हैं और दो कौशल वो हैं जो बुद्धि के अभिव्यंजक हैं। तो ये जो दो हैं श्रवण और पठन, इनको हम मानेंगे बुद्धि के आधार। ये दोनों क्या हैं? बुद्धि के आधार हैं। और ये दोनों क्या हैं? बुद्धि के अभिव्यंजक। ये दोनों को क्या मानना है? बुद्धि के अभिव्यंजक। ये आधार हैं और ये अभिव्यंजक हैं। तो आधार कौन कौन से हुए? श्रवण और पठन। और अभिव्यंजक कौन कौन से हुए? भाषण और लेखन। इस तरह से हमारा ये कौशलों के बारे में एक सामान्य परिचय पूरा होता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। यदि यहां भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप इन फोन नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हो। आप ग्रुप में जुड़िए और ग्रुप में भी इन क्वेश्चन को पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।